आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर इन सी। तो देखिए, अभी तक हमें जब कॉम्प्लेक्स डेटा मेंटेन करना होता था, एक से ज़्यादा डेटा मेंटेन करना होता था, तो अभी हम एरे यूज़ कर रहे थे। तो एरे में क्या प्रॉब्लम थी कि वी कैन ओनली स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। लेकिन जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो पहले एक लाइन लिख देते हैं, स्ट्रक्चर इज यूज to handle more complex data और रिकॉर्ड टाइप डेटा। अब रिकॉर्ड टाइप डेटा क्या होता है ये भी देखें। द डेटा दैट कंप्राइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है, और इट इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ऐसा डेटा जिसमें कई सारी टाइप की वैल्यू हो या फिर जिसमें डिफरेंट पार्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एड्रेस की, ध्यान से देखिए, अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में हाउस नंबर होना चाहिए। एड्रेस में आपका हो सकता है स्ट्रीट नंबर, आपका हो सकता है स्टेट, आपका हो सकता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और आपका हो सकता है पिन कोड। तो एक सैंपल एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर हम एड्रेस की बात करें तो उठा के हम लिख तो देते हैं एज ए स्ट्रिंग, लेकिन अगर हम उसको सेपरेट करें तो क्या ये एरे की बस की बात है? नहीं भाई, क्योंकि एरे में तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यहाँ तो पिन न्यूमेरिक हो गई, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या हो गया? कैरेक्टर, हाउस नंबर ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जो कि मल्टीपल पार्ट से मिलकर बना हो, या रिकॉर्ड की बात करें, रिकॉर्ड जैसे स्टूडेंट की बात करें, तो स्टूडेंट का अगर डेटा रखना है तो आपको रोल नंबर भी रखना है, नेम भी रखना है, ठीक है, उसका कोर्स रखना है, फीस रखनी है। तो इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वेरिएबल बना रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल। तो बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल बनाने से डेटा भी डिफरेंट हो गया। वो तो एक डेटा नहीं रहा। एक डेटा मतलब वो सारा डेटा जो एक मेमोरी में स्टोर है। तो वी कैन नॉट स्टोर द डिफरेंट डेटा इनसाइड सेम मेमोरी टिल नाउ। अभी तक हम अलग अलग डेटा को एक मेमोरी पे स्टोर नहीं कर पाए हैं। तो स्ट्रक्चर हमें परमिशन देगा, structure make it possible to store the different values related to any single entity inside a single variable or memory. Different value related to single entity, एक entity से related different value. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, if we want to store the name, roll number, age, fees, etc. detail of any student, then we cannot store them in a single variable till now. अभी तक हम उन्हें एक वेरिएबल में नहीं रख, मतलब अगर मैं एक वेरिएबल बना लूं S1 नाम पर, इसमें एक S1 का सारा डिटेल हो, एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एज, फीस, सारा कुछ हो। फिर दूसरा वेरिएबल बना लूं S2, उसमें सारा रिजल्ट, सारा रिकॉर्ड हो दूसरे स्टूडेंट का। तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वेरिएबल बना रहे हैं, जिसके कारण उनकी लिंकिंग नहीं है, उनका आपस में कोई डेटा बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इफ वी क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल्स, और हाँ एक चीज और बता दें, हम एक वेरिएबल में नहीं रख सकते, और हम ये भी नॉट इवन वी कैन स्टोर देम इनसाइड अ सिंगल एरे। एक एरे में भी नहीं रख सकते, क्योंकि भाई एक एरे होगा तो या तो स्ट्रिंग रखेगा या तो रोल नंबर रखेगा। हमने रोल नंबर का एरे बना दिया तो 10 बच्चों का रोल नंबर रख सकता है। दूसरा एरे बनाएंगे तो 10 बच्चों का नेम रख सकते हैं। तीसरा एरे बनाएंगे तो हमें डिफरेंट एरे बनाना, तो उनके बीच लिंकिंग नहीं है, ठीक है। वी कैन स्टिल इवन वी कैन नॉट स्टोर
नॉट इवन वी कैन स्टोर देम इनसाइड अ सिंगल एरे। ठीक है, हमको डिफरेंट एरे बनाना पड़ सकता है। लेकिन दोनों सिचुएशन पे क्या है कि अगर मैंने 10 स्टूडेंट का रोल नंबर बना लिया एक एरे, और दूसरा एरे बना लिया 10 बच्चों का नेम रखने का, लेकिन उनके बीच ये लिंकिंग नहीं है कि कौन से बच्चे का नेम कौन सा है। मान लीजिए मैंने रोल नंबर को शॉर्ट कर दिया असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो पता चला नेम उसी फॉर्मेट में रह गया। 101 का रोल नंबर हमने शुरू में लिखा था, लेकिन शॉर्टिंग के बाद हो सकता है ये आगे पीछे हो गया, रोल नंबर 101 सबसे लास्ट में पहुंच गया, और लेकिन नेम तो वहीं रह गया क्योंकि वो एरे अलग है और हमारा रोल नंबर का एरे अलग है। फिर रोल नंबर है, नेम और एज है, हम चाहते हैं एज के हिसाब से शॉर्टिंग करो, तो मैंने एज वाला एरे अगर शॉर्ट कर दिया तो ना तो रोल नंबर शॉर्ट होगा और ना ही नेम का शॉर्ट होगा, क्योंकि वो तीनों अलग अलग एरे हैं। फीस के हिसाब से शॉर्टिंग करनी है, मुझे पता लगाओ सबसे कम फीस किसके, सबसे ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर जमा दो, तो ना तो एज उस हिसाब से जमेगी ना ही रोल नंबर। अगर मैंने कहा तीनों को शॉर्ट करो तो भी गड़बड़। अगर मैंने एज और फीस को असेंडिंग ऑर्डर कर दिया तो जरूरी नहीं जिसकी एज सबसे कम हो उसकी फीस सबसे कम हो, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ वी क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल्स और different arrays, then we cannot make data binding between them। उनके बीच हम डेटा बाइंडिंग नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं बता सकते कि इस ये जो वेरिएबल है इसी एरे से या इस वाले वेरिएबल से एसोसिएटेड है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा बाइंडिंग नहीं हो सकती है। उनके बीच ये हम रिलेशन नहीं डाल सकते कि इस वेरिएबल का रिलेशन इस वेरिएबल से या एरे के इस इंडेक्स को दूसरे एरे के इस इंडेक्स से कोई रिलेशन है। So if we create different variable or different arrays, then we cannot make data binding between them। तो ये इशू आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां पर मुझे डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो कि एक एंटिटी से रिलेटेड है या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसे हम सिंगल मेमोरी में कैसे होल्ड करेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। तो सॉल्यूशन इज टू यूज स्ट्रक्चर, शॉर्ट में से क्या कहते हैं, स्ट्रक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज used to define any user specific memory और user defined data type। किस लिए यूज किया जाता है बनाने के लिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए। देखिए हमने सी में प्रिमिटिव पढ़े थे और डिराइव्ड पढ़े और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव में आया कौन कौन से, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वाइट। जो डिराइव्ड था, डिराइव्ड की अगर बात करें उसमें दो आते हैं, एरे, पॉइंटर, फंक्शन। तो हमने फंक्शन भी पढ़ लिया है, हमने एरे पढ़ लिया है, पॉइंटर अभी नहीं पढ़ा है, बट शॉर्ट में हमने कॉल बाय रेफरेंस वगैरह पे देखा है उसे किस तरह से काम कर रहा है, वो डिराइव्ड था। अब हम यूजर डिफाइन पढ़ रहे हैं। तो यूजर डिफाइन अगर डेटा टाइप बनाना है, मतलब ऐसा डेटा टाइप जो पहले से जिसका स्ट्रक्चर है ही नहीं सी में, वो उसका बिहेवियर क्या होगा ये भी नहीं पता, हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं कि मैं अपने एक वेरिएबल के अंदर क्या क्या रखना चाहता हूँ, उसका मेमोरी कितने बाइट का होगा, यही होता ना यूजर डिफाइन। भाई अगर हम नॉर्मल इंटीजर ले रहे हैं पता भाई 4 बाइट का है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जब कोई डेटा टाइप बनाऊं वो 20 बाइट का हो, 100 बाइट का हो, तो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड या यूजर स्पेसिफिक मेमोरी। तो अगर हम यूजर स्पेसिफिक मेमोरी लेना चाहते हैं, ठीक है, मेमोरी टाइप डिफाइन एनी यूजर स्पेसिफिक मेमोरी टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, देन स्ट्रक्चर इज यूज्ड। तो स्ट्रक्चर यूज्ड टू डिफाइन एनी यूजर स्पेसिफिक मेमोरी टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज आल्सो यूज्ड टू बाइंड different types of memory, different types of data inside a single memory buffer। Create the structure we use struct keyword। कौन सा कीवर्ड, struct। देन यहाँ पे कोई भी मेमोरी का नाम जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं, टैग, स्ट्रक्चर टैग जो भी आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको टाइप डिक्लेरेशन करना होगा किस किस टाइप का डेटा आप रखना चाहते हैं, देन सेमीकोलन, किस किस टाइप का डेटा। टाइप और मेंबर डिक्लेरेशन से बोलते हैं, या उस मेमोरी में कौन कौन से मेंबर होंगे, मेंबर डिक्लेरेशन। देखिए जब आप एरे बनाते हैं तो सब एलिमेंट कहते हैं, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। थोड़ा सा और में डेफिनेशन पे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप
available in C that allow us to combine data items in of different kinds. Structure used to represent a record. रिकॉर्ड मतलब देखिए सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया बुक का. इफ यू वांट टू स्टोर सम डिटेल अबाउट बुक लाइक टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक आईडी, तो इस तरह से उसी तरह से अगर आप टाइम स्टोर करना चाहते हैं तो आप टाइम, डेट, सिटी, एड्रेस, तो कई सारी चीज. ये कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा. टाइम है तो उसमें सेकंड, मिनट और आवर्स होंगे. अभी हम 3 वेरिएबल लेके काम कर रहे थे, एच, एम और सेकंड, लेकिन मुझे एक वेरिएबल में रखना. डेट है तो इसमें डे, मंथ, ईयर होगा. सिटी है तो नेम, कंट्री, पॉपुलेशन. इस तरह से अगर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा मेंटेन करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो मेंबर डिक्लेयर करना है और फिर हमें सेमीकोलन लगा देना है. लाइक एक एग्जांपल समझ लेते हैं. लाइक जैसे मैंने बनाया स्ट्रक्ट बुक्स नाम का स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर एक हमने मेंबर ले लिया. टाइटल हमने कहा बुक का टाइटल, चलिए एक हो गया, ठीक है. एक हमने ले लिया कैरेक्टर ऑथर भी ले लिया, आप साइज कम ज्यादा कर दें. और एक हमने फ्लोट ले लिया प्राइस. ये हम एक ऐसी मेमोरी चाहते हैं जिसके अंदर हम टाइटल अप टू 100 कैरेक्टर पर स्टोर कर सकें एक ही मेमोरी में. उसी में हम ऑथर का नेम रख सकें और उसी में हम प्राइस रख सकें. उसी तरह से हमने बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स. आप नाम यहाँ कैपिटल, स्मॉल कैसा भी ले सकते हैं, टैग है. बट ये जो स्ट्रक्ट है इट्स अ कीवर्ड, ये स्मॉल में ही रखना है. स्टूडेंट में मैंने इंटीजर ले लिया. रोल नंबर, हमें एक डेटा रोल नंबर रखना है. कैरेक्टर मुझे नेम स्टोर करना है स्टूडेंट का. देन कैरेक्टर मुझे कोर्स स्टोर करना है, उस स्टूडेंट किस कोर्स में एडमिशन लेके बैठे हुए हैं. और हमें सपोज कीजिए इंटीजर एज स्टोर करनी है और फ्लोट उसकी फीस स्टोर करनी है. सारा डेटा, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा है. इसी तरह से आप एड्रेस के लिए ले लीजिए. एड्रेस में आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और इस तरह कॉलोनी में इस तरह से रखना है. तो ये आपने डिक्लेरेशन कर दिया. डिक्लेरेशन तो कर दिया. अब बात आती है डिक्लेरेशन के बाद हाउ टू क्रिएट structure, how to create variable for defined structure और मेमोरी जो आपने, और डेटा टाइप जो भी आपने डेटा टाइप और बनाया है उसके लिए वेरिएबल कैसे बनाएं जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, क्योंकि ये तो केवल एक डिक्लेरेशन है. डेटा कैसे स्टोर करेंगे? तो एक चीज बता दें आप कि यहाँ पर डेटा स्टोर नहीं कर सकते आप डिक्लेरेशन के समय. तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट नोट करना है. cannot store the value while declaring the struct बनाते समय अगर हमने लिख दिया struct students और हमने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर इक्वल 101 या और भी नीचे कुछ भी, तो इट विल बी एरर. क्योंकि ये सिर्फ डेटा का टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं. जैसे आप इंट लिखते हैं, इंट लिखने से अपने आप मिंट में कुछ नहीं आएगा. आप इंट ए लिखेंगे तो मेमोरी किस में स्टोर होगी, डेटा किस में स्टोर होगा, ए में. इंट केवल एक स्पेसिफिकेशन होगा कि ए किस टाइप का होगा. उसी तरह से मैंने केवल एक स्पेसिफिकेशन किया है कि इंट की बजाय अगर कोई स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख दे और कोई एक वेरिएबल बना दे तो उसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है. तो वी कैन नॉट स्टोर द वैल्यू व्हाइल डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर, इट विल बी एरर. तो ये क्या कहलाएगी? एरर, क्योंकि ये तो मेमोरी है, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन केवल ये. To store the data, we have to create an object of structure. स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल बनाना होगा. और वो वेरिएबल कैसे बनाएंगे? हमें लिखना होगा स्ट्रक्ट और जो भी आपने स्ट्रक्ट का नेम लिखा था वो स्पेस वेरिएबल नेम. ठीक है, वेरिएबल या उसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम करके सेमीकोलन. लाइक जैसे मैंने बनाया स्ट्रक्ट, हमने स्ट्रक्ट किस नाम से, बुक्स नाम का, और हमने बना दी वेरिएबल बुक 1 बना दिया, बुक 2 बना दिया. इस तरह से आपने वेरिएबल बना दिए. हमने 2 बुक बना ली. तो पहली बुक में बुक 1 पे भी वो सारा डिटेल स्टोर हो सकता है जो हमने स्ट्रक्ट में स्पेसिफाई किया है. उसी तरह से स्ट्रक्ट हमने बनाया स्टूडेंट्स, हमने बना लिया S1, S2 एंड S3. हमने 3 वेरिएबल बना लिए.
तो अब मुझे 3 स्टूडेंट के लिए ना तो 3 बार नेम बनाना होगा, ना 3 बार एज बनानी होगी, ना 3 वेरिएबल मुझे और किसी की चाहिए। मुझे केवल 3 एग्जैक्ट वेरिएबल चाहिए। उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये स्पेसिफिकेशन हम पहले ही कर चुके हैं, किसमें, स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में। तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, एज एंड फीस, ये 5 डेटा पहले में भी स्टोर हो सकते हैं और दूसरे में भी स्टोर हो सकते हैं। तो ये तो हो गया वेरिएबल बनाना। एक चीज और नोट कर दें, अगर आप चाहते हैं कि बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट ना लिखना पड़े, नोट वी कैन ऑल्सो create a small name data type for our structure using using type def कीवर्ड। इसका यूज करके टाइप डेफ, लाइक हमने लिख दिया typedef, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, शॉर्ट में डेटा टाइप ले लिया स्टडी। अब जब वेरिएबल बना होगा तो स्टडी s1 s2 s3 इस तरह से हम बना लेंगे। तो जिस तरह इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, उसी तरह से हमने एक नया डेटा टाइप बना लिया किस नाम का, स्टडी नाम का। तो या तो आप पूरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखें या फिर आप टाइप डेफ कर दें, एक बार आप टाइप डेफ कर दें और उसके बाद आगे आप उस टाइप डिफाइन किया जो भी आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट के लिए, उसको आप आगे यूज करते रहें। अब हाउ टू स्टोर डेटा इनसाइड ऑब्जेक्ट। डेटा कैसे स्टोर करें भाई? डेटा स्टोर करने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट आपको याद रखना है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिया है, मतलब वेरिएबल बनाया है, डॉट लगाइए और आप किसका यूज करिए, मेंबर। डॉट लगाइए और किसका यूज करिए, मेंबर का। तो जैसे स्कैनएफ लगा रहे हैं आप, तो स्कैनएफ जैसे मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तो लिखो %d एड्रेस ऑफ, वेरिएबल एक ही है, कौन सा हमने बनाया s1, लेकिन मेंबर अलग अलग है, s डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट किसका नेम, उसके मेंबर का नाम। तो इस तरह से आप यूजर से स्कैन करा लीजिए। प्रिंट कराना है तो जो जो भी आपने प्रिंट एफ किया है, %d देन कॉमा %s देन कॉमा एंड सो, जो भी आपके पास इस तरह का डेटा है, s1 डॉट नोटेशन लगाना है और उन डेटा को प्रिंट कर देना है। तो फायदा ये है कि मेंबर अलग अलग है तो रीडेबिलिटी ज्यादा है। जैसे अगर मैंने अरे में स्टोर किया होता तो मुझे निकालना है, सपोज कि मैंने 4 बच्चों का, हमने मान लिया कि हमने सब कुछ स्ट्रिंग अरे लिया, पहले वाले बफर में हमने नेम स्टोर किया, फिर कोर्स स्टोर किया, फिर और भी स्टोर किया, लेकिन मुझे ये पता लगा इसका कोर्स क्या है, तो मुझे देखना होगा कि 0 इंडेक्स पे है या 1 इंडेक्स पर है। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, आप डॉट लगा के आप मेंबर का नाम लिखिए, आपको इंडेक्सिंग के बारे में जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां भी होगा वो उठा के आपको दे देगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर हम देखते हैं इनिशियलाइजिंग भी देखेंगे, इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट नेम पहले हमने इनपुट देखा, देन इनिशियलाइजिंग भी देखेंगे। ये हमने क्या देखा, इनपुट मतलब स्कैनएफ या गेट्स, ये जो फंक्शन है, ठीक है, स्कैनएफ से लेना, गेट से लेना, ये इन फंक्शन से भी हम इनपुट करा सकते हैं। इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं उसी टाइम पर डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, जैसे इंट a इक्वल टू 10 कर दिया तो उसे हम इनिशियलाइजिंग कहते हैं। तो स्ट्रक्ट बनाते समय या अरे बनाते समय आप कर्ली ब्रैकेट से करते थे इनिशियलाइज, कर्ली ब्रैकेट शुरू करके, तो वही चीज यहाँ भी देखेंगे। तो इनिशियलाइजिंग जब भी आप करेंगे, स्ट्रक्ट का नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में वैल्यूज फॉर मेंबर्स कॉमा लगा के आप दे दीजिए। ठीक है, किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। स्ट्रक्ट का जो भी नेम लिखा है, अगर आपने स्ट्रक्ट की बजाय कोई कीवर्ड बना लिया आपने या कोई डेटा टाइप बना लिया तो उसका नेम। और जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सभी वैल्यू एक ही बार में अगर असाइन करनी है तो आप कर्ली ब्रैकेट में कर सकते हैं, बट अगर इस लाइन पे नहीं कर पाए आप तो फिर आपको डॉट नोटेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, this type of initialization will only work at the time of object declaration
After the declaration, you can initialize using डॉट नोटेशन। अगर आप यहाँ पे करना भूल गए तो डॉट नोटेशन मतलब अगर आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना लिया था, स्टूडेंट S1 बना लिया मान लीजिए, और मैंने 101 दे दिया, यहाँ पे हमने रमेश दे दिया, जो भी जितने भी डेटा हैं उसी सीक्वेंस में दीजिएगा भाई, सीक्वेंस सेम रखिएगा। तो रोल नंबर दिया, नेम दिया, कोर्स एज और फीस, कोर्स एज और फीस, कोर्स दे दिया हमने, एज दे दिया हमने, और हमने फीस दे दी, ठीक है, उसी सीक्वेंस में। या फिर एक ऑप्शन ये था कि आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स बना लिया होता, S2 मान लीजिए, फिर S2 डॉट करके फिर आप अलग अलग सेट करते, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रिंग है तो पता है आपको, डॉट करके आप कॉपी नहीं कर सकते इक्वल टू करके, तो यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया strcpy, S2 के नेम में क्या कॉपी कर दिया हमने, सुरेश। तो इस तरह से आप डॉट नोटेशन का यूज करके आगे काम कर सकते हैं। strcpy कर दिया, S2 डॉट कोर्स में जाकर हमने बी टाइप कर लिया, ठीक है। फिर एज नॉर्मल है तो आप S2 डॉट एज इक्वल टू असाइन कर सकते हैं, और S2 डॉट फी इक्वल टू असाइन कर सकते हैं। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, यूजर से इनपुट नहीं कराना, आप चाहते हैं वैल्यू ले लें, तो आपको या तो डॉट नोटेशन से, या फिर पहली बार कर रहे हैं तो आप इक्वल टू करके कर लीजिए। तो अब एक कंप्लीट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल, फिर थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए हम गए अपने कोड ब्लॉक पर, और हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लिया। सॉरी, C++ का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, तो हम सी का कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बनाया, तो हेडर फाइल लगा लें सबसे पहले, हैश इंक्लूड stdio.h, और हमने हैश इंक्लूड conio का काम नहीं हमें यहाँ पर, हाँ थोड़ा स्ट्रिंग का काम है, तो string.h हम लगा देते हैं। हमने सबसे पहले स्ट्रक्ट, याद रखें कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो मेन के बाहर बनेगा, स्टूडेंट्स नाम का स्ट्रक्चर बनाया हमने, और हमने यहाँ लिख दिया इंटीजर, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, कोई भी साइज दे दी जो हमें चाहिए होगी, कैरेक्टर कोर्स भी हमने दे दिया, कोई भी एक साइज लेकर, देन इंटीजर एज ले लिया, और फ्लोट में क्या ले ली, फीस, फ्लोट में क्या ले ली, फीस, हमने ये डेटा ले लिया। और मुझे बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट ना लिखना पड़े आगे, तो एक चीज और बताइए, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स के लिए आप शॉर्ट में एक नाम दे दिया std। अब मैंने मेन बनाया, तो देखिए हमने बनाया std s1 इक्वल टू, डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ मैं, तो मैंने रोल नंबर दे दिया, देन नेम दे दिया हमें, देन हमने कोर्स दे दिया, ये जावा कर रहा बच्चा हमारे यहाँ से, एज हमने दे दी, और हमने फीस दे दी, ठीक है, ये पहला डेटा। फिर हमने std s2 बना लिया और s3 बना लिया, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा स्टूडेंट। S2 में भी डेटा इनिशियलाइज करना, लेकिन हमने पहली लाइन पे नहीं किया, तो अब आपको किससे करना होगा, डॉट लगा के, S2 डॉट रोल नंबर इक्वल टू कुछ भी दे दिया आपने, 102 दे दिया, S2 डॉट नेम इक्वल टू, सारा डेटा एक ही जगह है। फायदा ये है कि मुझे 5 3 या 15 वेरिएबल बनाने होते अगर हम अलग अलग वेरिएबल बनाते, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, नेम 1, नेम 2, नेम 3, बट यहाँ टोटल 3 ही वेरिएबल बने, नेम इनिशियलाइज होगा नहीं, तो नेम इनिशियलाइज नहीं होगा, तो उसके लिए हमने क्या कहा था, इक्वल टू से इनिशियलाइज नहीं होगा, तो एक फंक्शन strcpy s2 डॉट नेम में हमने कॉपी कर दिए सुरेश की। फिर दूसरा क्या इनिशियलाइज किया, strcpy s2 डॉट कोर्स में हमने क्या डाल दिया, सपोज कीजिए php, और फिर हमने लिखा s2 डॉट एज इक्वल टू कर दिया कुछ भी, एंड s2 डॉट फीस इक्वल टू, ये हमने कर दिया। तीसरे में इनपुट देख लेते हैं,
तो हम लिखा प्रिंट एफ। अब यहाँ इनपुट वाला देख लेते हैं, तीनों ही चीज देख लेते हैं। इनपुट कुछ चीज रहने जानी चाहिए, तो एक एग्जांपल में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक एक इंडिविजुअली करके देख रहा हूँ मैं। तो मैंने लिखा उसको स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ S3 डॉट रोल नंबर। फिर प्रिंट एफ इंटर नेम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सपोज कि गेट्स लगा दिया, स्कैनर भी लगा सकते हैं बट स्पेस के साथ अगर मुझे लेना तो हमने गेट्स लगा दिया, S3 डॉट नेम में ले लो। देन प्रिंट एफ इंटर कोट्स। देखिए यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत मेमोरी का इशू आएगा, तो अगर आता है तो हम एफ फ्लश कर देंगे। ठीक है, वो हम देख चुके हैं कि गेट्स और जब इंटीजर साथ में इनपुट होते हैं एक के बाद एक, तो यहाँ थोड़ा इशू आ जाता है, वो देख के रन करके देखेंगे। S3 डॉट किस में ले लिया हमने, कोर्स में ले लिया। फिर प्रिंट एफ, तो यहाँ पे एक बार तो हम लगा ही देते हैं एफ फ्लश टी इन, फिर देखें क्या हो रहा है। देन प्रिंट एफ लगा दिया इंटर एज, और हमने लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ S3 डॉट किस में ले गए, एज में, और एक और प्रिंट एफ करा लिया इंटर फीस, और हमने यहाँ लिख दिया स्कैन एफ परसेंटेज डी, या फ्लोट में कर लिया हो शायद से, हाँ फ्लोट में लिया तो परसेंटेज एफ कर देते हैं, एंड एड्रेस ऑफ S3 डॉट किस में ले लिया, फीस। सारा डेटा प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ हमने लिखा स्लैश एन रोल नंबर स्लैश टी। देन मुझे प्रिंट कराना नेम स्लैश टी। देन मुझे प्रिंट कराना है कोर्स, ऊपर हमने हेडिंग बना दी, ये नंबर नेम कोर्स एज, और एक और क्या रह गया, फीस। ठीक है, ये मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे एक लाइन सेपरेशन के लिए डाल देता हूं मैं, और मुझे सभी का डेटा चाहिए। तो पहला लिखा प्रिंट है उसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ऊपर लिखा था, तो हम लिखा स्लैश एन पहला रोल नंबर परसेंटेज डी, फिर स्लैश टी लगा, स्लैश टी लगा दिया, नेम चाहिए परसेंटेज है, फिर स्लैश टी लगा दिया, और फिर चाहिए हमें क्या, कोर्स, तो परसेंटेज एस, फिर स्लैश टी और स्लैश टी लगा दिया। किस तरह से ऊपर का फॉर्मेट हमने बनाया है, और फिर चाहिए एज, तो परसेंटेज डी लगा दिया, स्लैश टी लगाया, और फिर लगा दिया हमने परसेंटेज एफ। क्या क्या प्रिंट करना, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 का रिकॉर्ड में क्या चाहिए, कोर्स, S1 डॉट एज, एंड S1 डॉट फीस, रोल नंबर, नेम, कोर्स, एज और फीस। अब यही चीज की हमने कर ली कॉपी, कंट्रोल सी, और यही हमने दूसरे के लिए रख दिया। तो 3 डेटा होगा, यहाँ पे S1 था, यहाँ पे क्या कर दिया S2, यहाँ भी S2, और यहाँ भी S2, सब जगह S2 कर देते हैं। तो डॉट नोटेशन का यूज करना, हमें इस चीज को ध्यान देना है। अब अगर ज्यादा डेटा होगा तो हम उस तरह से अलग अलग वेरिएबल यहाँ भी नहीं बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एरे बना लेंगे। लेकिन एरे इस बार किसका बनाएंगे, वेरिएबल का नहीं, बल्कि हम बना देंगे अपने इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का। जो मैं S1 S2 S3 बना रहा हूँ, इसको मैं S of 10 बना दूंगा, तो और आसान हो जाएगा। एक बार लूप के अंदर डेटा दे दो सारा, और लूप से ही प्रिंट कर लो। इंटर रोल नंबर स्टूडेंट 103 किया, मुकेश पाल किया है। अच्छा देखिए, नेम और एज में एक ही चीज लिया उसने, वही समस्या लग रही थी मुझे। एज हमने कर दिया 20, फीस कर दी हमने 5000। तो देखिए रोल नंबर आ गए तीनों के, नेम एक का रह गया क्योंकि वो किस में चला गया था, कोर्स में, एफ फ्लश वहां 2 बार लगाना होगा,
तो हमने नेम लगा दिया है, कोर्स के नीचे कोर्स आ रहा है, इसके नीचे एज आ रही है और फीस के नीचे फीस आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आप देखिए, एक रो में एक रिकॉर्ड आ रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर की मेन खासियत। तो जब भी आपको इस तरह से लेना है नेम और रोल नंबर, सॉरी स्ट्रिंग स्कैन करानी है आफ्टर इंटीजर, तो एक बार आप करिएगा f+std। ठीक है, मैंने फिर से इसे रन किया और बिल्ट इन रन कर लेते हैं। 103 किया, रमाकांत तिवारी, कोर्स हमने कर दिया, पाइथन पढ़ रहा बच्चे मेरे यहाँ, एज 21 ईयर की है, फीस दे रहे हैं 7,000। वाह, आ गया सब कुछ। देखिए 101, 102, 103, नेम अमित, सुरेश, रमाकांत तिवारी, कोर्स जावा, PHP पाइथन, एज 21, 20, 21। और ये थोड़ा सा लास्ट वाले में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग गड़बड़ हुई है। फॉर्मेटिंग सही करना है तो उसका तरीका ये कि आप /t की बजाय %20s 40s इस तरह से यूज करें, तो एक फिक्स्ड स्पेस रिजर्व हो जाएगी, ताकि इधर उधर डेटा सेट हो रहा नहीं होगा। तो वो आप करके देख सकते हैं। तो ये एक तरीका हमने देखा कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किस तरह से उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं करली ब्रैकेट का यूज करके, और किस तरह से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं डॉट का यूज करके, और किस तरह से हम ले रहे हैं इनपुट। सब जगह डॉट नोटेशन का यूज है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर, ये हमने देखा हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं, कुछ नोट्स देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते समय अभी हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो टैग हमने लिखा ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्ट खाली भी बन सकता है, सिर्फ स्ट्रक्ट बनाया मैंने, उसके मेंबर बना दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका वेरिएबल आप आगे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं लिख दूं, मैंने सब कुछ हटा दिया, मैंने मेन से अभी सब कुछ हटाया, सिंटैटिकल में बात कर रहा हूँ, सिंटैक्स के केवल अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिंटैक्स कहता है कि आप स्ट्रक्ट लिख देंगे तो भी कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आए। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे स्ट्रक्चर का हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते जिसका कोई नाम ना हो, इसको एनोनिमस स्ट्रक्चर कहते हैं। आप क्या लिख देंगे यहाँ, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा स्ट्रक्ट s1, तो ये सोचेगा डिक्लेरेशन हो रहा है स्ट्रक्ट का। सिर्फ क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन, क्योंकि जब स्ट्रक्ट के साथ कुछ लिखते हैं फर्स्ट टाइम इट विल बी डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन हुआ। अब अगर आप सोचेंगे एस के साथ, एस डॉट रोल नंबर में लिख दूं 101, ये 102, अब देखते हैं भाई, मैंने इसको रन किया, ये देखिए एरर आ गई, क्योंकि स्ट्रक्ट एस तो बनाया बट ये स्ट्रक्ट, ये ऊपर वाला स्ट्रक्ट नहीं है, ये नया स्ट्रक्ट है क्योंकि इसका तो कोई नेम ही नहीं है। तो कर सकते हैं बट इसको एक्सेस कैसे करें, क्योंकि तो एनोनिमस स्ट्रक्ट होगा। तो अगर एनोनिमस स्ट्रक्ट है तो उसके लिए वेरिएबल आप इसके डिक्लेरेशन के साथ ही आपको बनाने पड़ेंगे, बाद में नहीं बना सकते। कहां पर जाकर, इस सेमीकोलन से पहले, इस सेमीकोलन से पहले जो भी वेरिएबल हैं आप बना दीजिए। तो ये है पूरे प्रोग्राम में अभी फिक्स्ड होगा, इसके दो ही वेरिएबल हैं, एक s1 और एक है s2। अब कोई नया वेरिएबल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं है। तो जब आपका कोई नाम ही नहीं है तब भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद और सेमी कॉलन से पहले, बीच में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो ये भी वेरिएबल ही कहलाएंगे। लेकिन किस तरह के वेरिएबल कहलाएंगे, स्ट्रक्ट टाइप के। अब आप s1 डॉट कुछ लिख रहे हैं, रोल नंबर इक्वल टू 102 या 20 कुछ भी, तो अब ये एरर नहीं बची। क्यों नहीं बची भाई एरर, क्योंकि अब ये स्ट्रक्ट बन चुका है, स्ट्रक्ट बन चुका है। तो यही नोट में आप देख लीजिए। तो वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एनी स्ट्रक्चर विदाउट नेम, without any name. It is called as anonymous structure. Anonymous structure. We cannot create the objects
of anonymous structure after its declaration. इसके डिक्लेरेशन के बाद हम आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बाद में नहीं बना सकते, डिक्लेरेशन के साथ बना सकते हैं. We can only create object along with declaration at the end of definition. At the end of definition. लाइक कैसे, अभी जो हमने बताया इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं. क्या करके, स्ट्रक्ट बनाया और आपने यहाँ सेमी कॉलन से पहले बना दिया. हालांकि डिक्लेरेशन ये जो हम कर रहे हैं ये हम नेम्ड स्ट्रक्चर में भी इस तरह का डिक्लेरेशन कर सकते हैं. सच टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज ऑल्सो possible with named structure. नेम्ड स्ट्रक्चर के साथ भी पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके साथ अगर कोई नेम है तो नहीं कर सकते. स्ट्रक्ट स्टूडेंट भी अगर लिखा हुआ है, मैंने स्टूडेंट भी लिखा हुआ है, तो उसके साथ भी ये डिक्लेरेशन पॉसिबल है. फायदा ये है कि आप उसको बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं. इसके अलावा भी कैसे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S3 भी बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है. लेकिन इन केस ऑफ एनोनिमस स्ट्रक्चर आप केवल उतने ही वेरिएबल्स काम चलाना होगा जो आपने यहाँ पर बना दिए डिक्लेरेशन करते समय, क्योंकि बाद में आप बना नहीं सकते हैं. तो ये अंतर है दोनों में. आप बना दोनों में सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है तो यहाँ पे असाइनमेंट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि है तो वेरिएबल ही है, तो आप यहाँ पर असाइनमेंट भी कर सकते हैं. वही करली ब्रैकेट लगाकर असाइनमेंट कर सकते हैं. तो ये पहला पॉइंट आपने समझा. while making the dynamic assignment का मतलब होता है जिस टाइम पर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वहां पे जब कर्ली ब्रैकेट से कोई इनिशियलाइजेशन करते हैं उसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं. तो इन केस ऑफ डायनेमिक assignment, if we miss some values, the remaining will be assigned by 0 और empty. अगर न्यूमेरिक है तो 0, 0.0, कैरेक्टर है तो empty हो जाएंगे. लेकिन but if we don't assign any value, only declaration हम कर देते हैं, then garbage will be taken. उनमें क्या आ जाएगा, गार्बेज आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा, गार्बेज आ जाएगा. तो एग्जांपल देखिएगा. तो मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना रहने दिया, अभी स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स कर लेता हूं मैं इसको, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स किया. ठीक है, और हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कराया आपको. अरे बड़ी समस्या, हमने यहाँ पे ये वेरिएबल हटा दिए. अभी मैंने सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पर वेरिएबल हम बना रहे हैं. तो यहाँ पे पिछले एग्जांपल से कुछ डेटा हम ले लेंगे. अभी हमने सिंपल बनाया. देखिए इस बार हमने टाइप डिफाइन नहीं किया. तो जब आप टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको पूरा लिखना होगा. स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S1 इक्वल टू, मैंने केवल एक डेटा दे दिया, बाकी छोड़ दिया. तो बाकी रिमेनिंग में क्या आ जाएगा, एम्प्टी और 0. रिमेनिंग विल बी असाइंड बाय 0 और एम्प्टी. फिर हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S2 बना लिया, कुछ भी असाइन नहीं किया. ऑल मेंबर्स विल बी गार्बेज.
गार्बेज वैल्यू ले लेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S3 बनाया और मैंने इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो अब यहाँ गार्बेज नहीं होगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट मतलब असाइनमेंट तो हो गया। तो और विथ 0/empty। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा के एम्प्टी भी छोड़ देते हैं तो भी एम्प्टी से असाइन हो जाएंगे वो। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो बार बार मुझे टाइप नहीं करना होगा क्योंकि हम टाइप कर चुके हैं एक बार। मैं इस लाइन थोड़ा सा और लंबा कर दिया और मैंने इसे रन किया। देखिए फर्स्ट टाइम पे देखिएगा 101 आया है, बाकी नेम एम्प्टी, कोर्स एम्प्टी, एज 0 और फीस 0.00। लेकिन दूसरे वाले पे कुछ भी नहीं है तो सब गार्बेज ले लिया, रोल नंबर भी गार्बेज, नेम भी गार्बेज, कोर्स भी गार्बेज, एज भी गार्बेज, ये सब ले लिया। तीसरे वाले पे कुछ भी नहीं दिया तो सारे जो न्यूमेरिक हैं 0 हो गए और ये सब क्या हो गए, एम्प्टी हो गए कैरेक्टर 0 एंड 0 0। तो ये प्रूफ हुआ कि अगर आप असाइन करते हैं तो क्या हो रहा, नहीं करते हैं तो क्या हो रहा। यहाँ पर हमने ये लाइन केवल सेपरेशन के लिए है भाई, याद रखिएगा, इसका कोई विशेष प्रोग्राम से लेना देना नहीं है। फिर हमने अगला टॉपिक ये देखा कि द मेंबर्स कैन बी assigned only in the same sequence in which they are declared। उसी सीक्वेंस में करना भाई जिस सीक्वेंस में आपने क्या किया, डिक्लेयर। उल्टा सीधा कर देंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल से लेते हैं, तो हमने केवल एक एग्जांपल अभी लिया है, सब हटा देता हूँ केवल मुझे प्रिंट ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 101 ले लिया, फिर मुझे क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, लेकिन मैं सोचा चलो हमने एज दे दी, फीस दे दी और फिर हमने दे दिया कुछ भी, तो अब ये गड़बड़ कर देगा रमेश, और फिर हमने दे दिया BCA। ठीक है, मैंने रन किया, एरर नहीं आएगी लेकिन गार्बेज रन टाइम पे दिक्कत आएगी आपको। 101 आया, देखिए सारी वैल्यू गड़बड़ हो गई, देख रहे हैं। तो मेंबर उसी सीक्वेंस में असाइन कीजिए जिस सीक्वेंस में आपने बनाया है, जिस सीक्वेंस में आपने बनाया है। फॉलोइंग प्रोग्राम will show garbage output। ठीक है, एक्सेप्ट रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर तो सही जगह दिया आपने, बाकी सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिए। तो ये हुआ। अगर आपको असाइन करना ही है, ठीक है, तो उसका भी एक ऑप्शन है, टू असाइन इन यूजर स्पेसिफिक ऑर्डर, यूज डॉट देन मेंबर नेम इनसाइड करली ब्रैकेट, ये करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले नेम लिखना है, तो डॉट नेम इक्वल टू राजेश डॉट रोल नंबर इक्वल टू 100। अब देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, अब आ गया रोल नंबर और राजेश, दो वैल्यू हो गई। रिमेनिंग क्या हो जाएंगी, एम्प्टी और स्पेस। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू एम्प्टी और स्पेस हो जाएंगी। तो अगर मुझे यूजर स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है तो ये देन डॉट कोर्स इक्वल टू हमने दे दिया, कोर्स इक्वल टू जावा दे दिया, डॉट फिर हमने क्या कर दी, फीस इक्वल टू हमने कर दी 4400 और देन डॉट एज इक्वल टू हमने कर दी 12। अब देखते हैं सही आ गया। तो ये आप कर सकते हैं। तो कौन सा तरीका है, डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन अंदर लगाना होगा इसके मेन में। तो अब ये एम्प्टी का कोई बात ही नहीं है,
ऊपर वाले में भी ये लाइन मैं हटा देता हूँ, गार्बेज आएगा सभी में, तो ये लाइन मैंने हटा दी। तो ये नोटेशन ध्यान रखें कि आपको डॉट 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 लगाना होगा अगर आप किसी और ऑर्डर में करेंगे, और नेम भी लिखना होगा, ठीक है। डॉट देन मेंबर नेम इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, और फिर असाइन करना होगा डबल इक्वल टू लगा के, use dot the member name inside curly bracket and assign the individual members, ठीक है। सभी को मुझे क्या करना होगा, असाइन करना होगा। ये भी आपने देख लिया। अब आगे कुछ और देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैंने स्टूडेंट में लिखा है कुछ, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको मेल करूंगा, इसमें आपको बुक्स का नाम, बुक्स का यूज करके बनाया है मैंने नोट्स में। तो बात एक ही, आप किसी भी तरह से करें। मैंने कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। यूजर डिफाइन, अगर मुझे वेरिएबल बना तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिखना है, तो ये भी हमने करके दिखा दिया आपको। फिर उसी तरह से असाइनमेंट और कैसे करना है इनपुट, ये भी देख लिया हमने। इनिशियलाइजेशन भी कर लिया है। एनोनिमस स्ट्रक्चर क्या है, विदाउट नेम, वो भी कर लिया। अगला टॉपिक है कॉपिंग एंड कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। कॉपिंग एंड कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इसके लिए थोड़ा सा रूल है जो आपको समझना है। आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे हम। तो कॉपिंग, हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे में डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, बट कंपैरिजन उनके मेंबर के बीच ही हो सकता है, स्ट्रक्चर के बीच नहीं हो सकता। तो कॉपिंग एंड कंपेयरिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, वी कैन डायरेक्टली कॉपी वन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर बुक्स को और एक स्टूडेंट की तो कॉपी हो जाएगी, सेम टाइप में हम डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट टू अनदर सेम टाइप यूजिंग इक्वल टू साइन, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, बट वी कैन नॉट कंपेयर द स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली। हम स्ट्रक्चर के बीच कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन हो सकता है लेकिन कैन बी डन बिटवीन द members of the structures। एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए कि इसके एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल बनाया, स्टूडेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। हमने मेन बना लिया, हमने बना लिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S1 इक्वल टू, हमने दे दिया डेटा 101 दे दिया, हमने यहाँ दे दिया राजा, फिर हमने कोर्स दे दिया जावा, फिर हमने एज दे दी 21, और फिर फीस दे दी 6,000, ठीक है। फिर मैंने बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू S1, तो इट इज वैलिड। S1 का सारा डेटा किस में कॉपी हो गया, S2 में। तो अगर मैं लिख दूं printf %d सिलेक्ट कॉमा %s कॉमा %s, मैं सब कुछ प्रिंट कर रहा हूँ %d %f, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया किसको, S2 को। तो देखते हैं क्या सेम डेटा आया। तो S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट कोर्स एंड S2 डॉट एज एंड S2 डॉट फीस, ठीक है। और मैंने इसे रन किया। तो देखिए जो डेटा S1 में था वही डेटा किस में है, S2 में है। 101 राजा जावा 21 और 6,000। लेकिन ये तो पॉसिबल हो गया, तो असाइनमेंट तो पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि कुछ इस तरह से लिखा जाए कंपैरिजन कैसे, इस तरह से कि इफ, अगर
S1 इक्वल टू S2, अगर ये S1 इक्वल टू S2 है तो printf लिखा बोथ स्ट्रक्चर आर कॉमन, ये बोथ आर कॉमन, ठीक है, या बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल्स। एल्स इफ S1 लेस देन S2, तो हम लिख दिया कि S1 स्टूडेंट पहला वाला छोटा है स्टूडेंट 2 से। तो एक्चुअली ये लीगली पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो डेटा का, भाई दो स्टूडेंट है तो या तो एक का एज ज्यादा होगा, दूसरे की एज कम होगी, या उसकी फीस कम ज्यादा होगी, तो कंपैरिजन डेटा में होगा। आप दो स्टूडेंट को बिना डेटा के आधार पर कंपेयर नहीं कर सकते, तो यही चीज यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, हमने लिखा एल्स लिख देते हैं, एल्स नहीं लगाते हैं, हमने लिख दिया एल्स printf both are different, और हमने इसको फिर से रन किया। मैंने इसको बिल्ट एंड रन किया, ये देखिए एरर आ रही है, ये क्या आ गई एरर, तो ये एरर आती है, ठीक है, तो एरर आ जाएगी, मतलब हम ये काम यहाँ से यहाँ तक नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम नहीं कर सकते ये काम। हम काम किस पे करेंगे, हम करेंगे मेंबर पे काम। जैसे हमने लिखा S2 में बाकी सब काम वही रखा, बट S2 में हमने एज बदल दी, S2 डॉट एज हमने इसकी कर दी 22, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा इफ S1 डॉट एज ग्रेटर देन S2 डॉट एज से अगर बड़ी है तो printf हमने लिख दिया स्टूडेंट 1 इज एल्डर, ठीक है, नहीं तो एल्स नहीं तो मैंने क्या लिख दिया printf स्टूडेंट 2 इज एल्डर। इस तरह से कंपैरिजन किया और फिर से रन किया, तो देखिए मैसेज आ गया स्टूडेंट 2 इज एल्डर, तो ये सही रहा, लेकिन ऊपर वाला कंपैरिजन गड़बड़ रहा। तो हमने यहाँ लिख दिया वी कैन नॉट डू लाइक दिस, वी कैन नॉट डू लाइक दिस, हम इस तरह से नहीं कर सकते, हाँ बट इस तरह से कर सकते हैं। तो यही समझाना था आपको कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, जबकि असाइनमेंट पॉसिबल है। कंपैरिजन किसके बीच हो सकता है, डेटा के बीच हो सकता है, दो स्ट्रक्चर के बीच नहीं हो सकता। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत और यूनियन देखेंगे। सी लगभग फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, अब जल्दी फिनिश होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग बस रेगुलर क्लास में बने रहो।